बैटल ऑफ बक्सर के बाद इंडिया में काफ़ी हद तक ब्रिटिश एम्पायर स्टैब्लिश हो चुका था। इसी ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया में काफ़ी अलग अलग एक्ट्स पास किए हैं, जिन एक्ट्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आइए एक एक करके इन सारे एक्ट्स को समझते हैं और इनके फीचर्स डिस्कस करते हैं। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जितने भी एक्ट पास किए गए थे उन सबको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला 1773 से 1857 तक ये सारे एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने पास किए थे। 1857 के रिवोल्ट के बाद इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को एंड कर दिया गया और वहाँ से शुरू होता है प्रॉपर ब्रिटिश रूल। 1857 से लेके हमारी आज़ादी तक जितने भी एक्ट पास हुए हैं ये सारे एक्ट पास हुए थे अंडर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश रूल। आइए अब समझते हैं एक एक करके इन सारे एक्ट्स को। एक्ट है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। यह एक्ट उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ की रिपोर्ट पे बेस्ड था। उन्होंने पाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर लाया गया। साथ ही साथ गवर्नर ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स थी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब सिर्फ बंगाल का ही नहीं, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल तीनों का हेड था। इसके साथ साथ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई थी जिसमें टोटल 5 मेंबर्स थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, जो इस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल बने थे। चलिए इस एक्ट के कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं। इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश करने की बात की गई थी। लेटर एक साल बाद 1774 में सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता में स्टैब्लिश किया गया था एट फोर्ट विलियम्स। इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे इजिला एम्फी। हाल ही में 2025 में फोर्ट विलियम्स का नाम चेंज करके विजय दुर्ग रख दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकता है इस साल। एक लास्ट पॉइंट और है इस एक्ट में। इस एक्ट के थ्रू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को स्टैब्लिश किया गया था, सीओडी। इसका हेडक्वार्टर लंदन में था, लंदन के लेडन हॉल स्ट्रीट में। ये एक्चुअल में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्चुअल गवर्निंग बॉडी थी जो सारे डिसीजंस लिया करती थी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एक्ट की तरफ, जो था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट विलियम पिट्स के नाम पर रखा गया था, जो उस वक्त के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। वो चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी में और डिसिप्लिन आए फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, और करप्शन को भी कम करने का एम था। पहली बार ऐसा हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज जितनी भी इंडिया में थी उनको ब्रिटिश पोजेशन बताया गया था। इसके अलावा जैसे पिछले एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, सिमिलरली इस एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स यानी कि बीओसी को स्टैब्लिश किया गया था। तो अब हमारे पास कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स दोनों थे, यानी कि दो गवर्निंग बॉडीज़ थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना था 1773 के एक्ट से और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स बना था 1784 के एक्ट से। ये आपको याद रखना है। चलिए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता क्या था और इनका काम क्या होता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता था, वहीं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्निंग बॉडी था ईस्ट इंडिया कंपनी का। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स का हेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का हेड खुद गवर्नर जनरल हुआ करता था, क्योंकि वही ईस्ट इंडिया कंपनी का भी हेड होता था। हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री अफेयर्स पे ध्यान देते थे, इनका फोकस इस पे रहता था। वहीं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हमारे ट्रेड और कॉमर्स पे ध्यान देते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स में टोटल 6 मेंबर्स हुआ करते थे। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खुद, दूसरा एक होता था चांसलर ऑफ एक्सचेकर और 4 प्रीवी काउंसलर्स। वहीं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में टोटल 24 मेंबर्स हुआ करते थे, जो कि कंपनी के शेयर होल्डर्स डिसाइड करते थे कौन उसका मेंबर बनेगा। इसी सिस्टम को जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों मिलकर काम किया करते थे, बट ये अंडर ब्रिटिश क्राउन काम करते थे। इस सिस्टम को बोला जाता था डुअल गवर्नमेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले एक्ट की तरफ, जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या सिर्फ एक्ट ऑफ 1786। इस एक्ट के थ्रू
गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ की भी पावर दे दी गई। इट मीन्स अब उसके पास मिलिट्री पावर्स भी थी। फर्स्ट गवर्नर जनरल टू एंजॉय दिस पावर वॉज कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस वो पहला गवर्नर जनरल था जिसके पास कमांडर इन चीफ की भी पावर्स आ गई थी। पहले क्या होता था कि जो गवर्नर की काउंसिल होती थी, गवर्नर को उसी के अकॉर्डिंग चलना होता था, लेकिन इस एक्ट के बाद गवर्नर के पास ये पावर आई कि इट कैन ओवरराइड द काउंसिल इन मैटर्स ऑफ सेफ्टी। अगर ब्रिटिश एम्पायर या ईस्ट इंडिया कंपनी के सेफ्टी, पीस या फिर इंटरेस्ट ऑफ एम्पायर की बात है, तो गवर्नर जनरल के पास ये पावर्स थी कि वो अपने काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकता था, यानी कि राइट टू रिजेक्ट की पावर उसके पास आ गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्ट की तरफ, जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को 20 साल तक और बढ़ा दिया गया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी तो उस ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और कंपनी इंडिया में ट्रेड नहीं करती थी। स्पेशली ब्रिटेन की कोई और कंपनी इंडिया में ट्रेड नहीं करती थी। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये राइट्स थी कि वो इंडिया में ट्रेड कर सके, जिसको कि एक्सक्लूसिव ट्रेड प्रिविलेज भी कहा जाता है। ठीक है, उसको 20 साल तक और बढ़ा दिया गया। पहले भी चला रहा था, 20 साल तक और इंक्रीज़ कर दिया। इस एक्ट के थ्रू कोर्ट की पावर को बहुत बढ़ाया गया। अब कोर्ट के पास ये पावर्स थी कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंटरप्रेट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस वो रूल्स थे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया करते थे। कॉर्नवालिस ने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जुडिशियल पावर्स छीन लिए। उसको लगता था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम केवल रेवेन्यू का है, तो उसे रेवेन्यू ही कलेक्ट करना चाहिए, जुडिशियल पावर हमारे कोर्ट के पास ही रहनी चाहिए। नेक्स्ट एक्ट की तरफ, जो है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इस एक्ट को जब पास किया गया था उस टाइम इंडिया का गवर्नर जनरल था मिंटो वन। अभी मैंने आपको पिछले एक्ट में बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ट्रेड मोनोपोली थी, लेकिन इस एक्ट के थ्रू इस ट्रेड मोनोपोली को एंड कर दिया गया, यानी कि अब और भी कंपनीज इंडिया में आके ट्रेड कर सकती थी। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि ओपीएम, टी यानी कि चाय, और चाइना के साथ ट्रेड, ये सारे राइट्स अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही थे। इन तीनों डोमेन्स में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती थी और कोई कंपनी ट्रेड नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट है इसमें क्रिश्चियन मिशनरीज। ब्रिटेन से इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजा गया ताकि वो इंडिया में क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर सकें, जिसको कि रिलीजियस प्रोसेलेटाइजेशन भी बोला जाता है। साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1,00,000 रुपए दिए जो कि इंडियन एजुकेशन पे स्पेंड होने थे। इस पैसे को खर्च करने के लिए 1823 में एक जनरल कमेटी भी बनाई गई, और इस कमेटी में एक कंट्रोवर्सी हो गई थी जिसको कि ओरिएंटलिस्ट और इंग्लिश कंट्रोवर्सी बोला जाता है। बेसिकली हुआ ये था कि कुछ लोग कह रहे थे कि इंडिया में एजुकेशन हमारी लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए, या फिर हिंदी या जो भी हमारी पंजाबी या जिस रीजन में जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। वहीं इंग्लिश वाले कह रहे थे कि इंडिया में भी एजुकेशन वैसी होनी चाहिए जैसी हर जगह है, यानी कि इंग्लिश में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्ट की तरफ, जो है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इस एक्ट को सेंट हेलिना एक्ट भी कहा जाता है। देखिए, सेंट हेलिना एक आइलैंड था साउथ अटलांटिक में, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था, लेकिन इस एक्ट के थ्रू इस आइलैंड को ब्रिटिश क्राउन के अंडर ले लिया गया, इसीलिए इस एक्ट को सेंट हेलिना एक्ट भी कहा जाता है। बट इस एक्ट के और भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, उनको देख लेते हैं पहले। देखिए, 1833 आते आते ऑलमोस्ट पूरा इंडिया ही ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ चुका था या ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ चुका था। तो हुआ ये कि अब हमें एक ऐसा गवर्नर जनरल चाहिए था जो पूरे इंडिया पे कंट्रोल करे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जगह पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। ठीक है, अब ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट थी इंडिया में। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास वो सारी पावर्स थी कि वो सारे सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स है, चाहे मिलिट्री हो, डिफेंस हो, चाहे ट्रेड्स एंड कॉमर्स, सबके ऊपर वो डिसीजन ले सकता था। लेकिन उसको अभी भी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स का अप्रूवल लेना पड़ता था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे विलियम बेंटिंक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस पूरे सिस्टम को, जिसमें कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ जाता है, उसको कहा जाता था सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अब सब कुछ सेंट्रलाइज हो गया था।
सब कुछ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर आ गया था। ठीक है, और जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें एक फोर्थ मेंबर और ऐड किया गया जो कि एक लीगल मेंबर था। फर्स्ट लीगल मेंबर जो ऐड हुआ था उसका नाम था मैकॉले। मैकॉले ने हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। यही था जिसने इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया था ज़बरदस्ती। ये बोल बोल के कि इंग्लिश एजुकेशन के बिना हमारा काम नहीं चलेगा और ब्रिटिश लाइब्रेरी जो है वो इंडियन लाइब्रेरी से बहुत बेहतर है, ये सब बोल बोल के इसने इंडियन एजुकेशन में इंग्लिश को घुसाया था। ठीक है, लास्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को कम्प्लीटली एंड कर दिया था। अब चाहे ओपीएम हो, चाहे ट्रेड विद चाइना हो, चाहे टी हो, सभी में और भी कंपनीज आ सकती थी और ट्रेड कर सकती थी इंडिया के साथ या चाइना के साथ। तो इट एंडेड द कंप्लीट ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए बढ़ते हैं अगले एक्ट की तरफ, जो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853। ये इस एक्ट में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया, जो कि गवर्नर जनरल काउंसिल पहले साथ में करती थी। अब लेजिस्लेटिव काम अलग लोग करेंगे, एग्जीक्यूटिव काम अलग लोग करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि वी गॉट सेपरेट इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द ईयर 1853। तो एग्जाम में अगर ये आता है कि किस साल एक सेपरेट इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी, तो उसका आंसर होगा 1853। ठीक है, उसके बाद है आपका ICS एग्ज़ाम, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम होता था ईस्ट इंडिया कंपनी को एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन करने के लिए। इस एक्ट के आने से पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते थे कि कौन ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय बनेगा, कौन नहीं बनेगा। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद अब एग्ज़ाम होता था कंपनी ज्वाइन करने के लिए, जिसमें हम इंडियंस भी बैठ सकते थे। बट ये एग्ज़ाम शुरू में लंदन में होता था, बट 1922 के बाद से ये एग्ज़ाम दिल्ली और इलाहाबाद यानी कि अभी के प्रयागराज में होता था। जितने भी एक्ट्स हमने पढ़े हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला था हमारा एक्ट ऑफ 1773। इस एक्ट में हमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मिला था। ठीक है, इसके बाद से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल शुरू हुआ था और पहला गवर्नर जनरल था हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था 1774 में फोर्ट विलियम्स में। साथ ही साथ इस एक्ट के थ्रू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्ट ऑफ 1784। 1784 में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टी थी इंडिया में सबको ब्रिटिश पोजेशन बताया गया था, ब्रिटिश पोजेशन। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर भी स्टैब्लिश हुआ था। तो मैं कह सकता हूँ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो पहले से था ये स्टैब्लिश हुआ था, यानी कि इंडिया में डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्ट ऑफ 1786। 1786 के एक्ट में जो गवर्नर जनरल था उसको कमांडर इन चीफ बनाया गया था, कमांडर इन चीफ। ठीक है, और पहला जो गवर्नर था जिसने ये पावर एंजॉय की थी वो था कॉर्नवालिस। अब आते हैं अगले एक्ट के ऊपर, जो था हमारा एक्ट ऑफ 1793। 1793 के एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक्सक्लूसिव ट्रेड्स थे उनको कंटिन्यू किया गया था। ठीक है, इसके अलावा कोर्ट के पावर्स को बढ़ाया गया था, कोर्ट के पावर्स को इंक्रीज़ किया गया था। साथ ही साथ जुडिशियल पावर्स जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास थी उसको कम कर दिया गया था। बढ़ते हैं अगले एक्ट की तरफ, जो है हमारा 1813 वाला एक्ट। 1813 में आपको याद रखना है, 13 में याद रखना है, 13 में ट्रेड मोनोपोली से रिलेटेड था। 13 में टी से 13, टी से ट्रेड, तो ट्रेड मोनोपोली जो थी उसको एंड किया गया था, एक्सेप्ट ओपीएम, टी एंड ट्रेड विद चाइना। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ओपीएम और टी और चाइना के साथ ट्रेड, इसके अलावा बाकी सब में ट्रेड मोनोपोली ख़त्म कर दी गई थी। दूसरा था क्रिश्चियन मिशनरीज़। क्रिश्चियन मिशनरीज़ को इंडिया में भेजा गया था ताकि वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर सके। इसके अलावा इंडियन एजुकेशन पे 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले एक्ट की तरफ, जो है अपना 1833 वाला एक्ट। 1833 के एक्ट से हमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मिला। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था विलियम
बेंटिंक बेंटिंक ठीक है। इसके अलावा कंप्लीट एंड ऑफ ट्रेड मोनोपोली, ठीक है। अब ओपियम वगैरह और जो भी चाइना वाइना सब था, सब को ओपन कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा बाकी कंपनीज भी ट्रेड कर सकती थी इंडिया के साथ, ठीक है। लास्ट था हमारा एक्ट ऑफ 1853। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर था हमारा ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की बात की गई थी, ठीक है। और यहाँ से जो बाकी के एक्ट्स हैं 1857 के बाद के जो एक्ट्स हैं उनको हम अगले वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में देखेंगे।